हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट किया था चैप्टर 1 का, जो था आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 1। हम क्लास 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज में, एंड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वी आर डूइंग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज हैव अ नोटबुक एंड जस्ट मेक नोट्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैसे किस किस आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो हमने बायोटिक अबायोटिक पढ़ा था। फिर हमने एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़े थे। ऐसे ही हमने बहुत सारे जो है टाइप्स उसमें डिस्कस किए थे। अब हमने हमारे चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमने रिसोर्सेज को देख लिया, अब उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Human survival के लिए तो important है ही, साथ ही साथ quality of life के लिए भी, अगर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखना है उसके लिए भी resources बहुत ज़रूरी हैं। And it was believed that resources are free gifts of the nature. और ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं, हमारे संसाधन जो हैं, वो प्रकृति की तरफ से हमें एज अ गिफ्ट मिले हुए हैं। सो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अब उसने क्या किया, ह्यूमन बींग्स, हमें तो जो है नेचर ने गिफ्ट दे दिया, लेकिन हमने उनको जो है यूज करना शुरू कर दिया, और उसी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। सो उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। अब देखो, किसी लोगों को तो बिल्कुल ही रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे हैं और किसी के पास इतने सारे हैं, तो हमने क्या किया, कुछ लोगों के लालच के लिए जो है इनको डिप्लीशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि सिर्फ कुछ हाथों में ही रिसोर्सेज हैं, तो उससे क्या हुआ कि रिच और रिच होता गया एंड पुअर और पुअर होता गया। या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने सोसाइटी को जो है डिवाइड कर दिया दो सेगमेंट में, जो हैव्स हैं एंड जो हैव नोट्स हैं, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरे जिनके पास नहीं है। या फिर सीधे सीधे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि रिच या पुअर। रिच जिनके पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, और पुअर वो लोग हैं जिनके पास नहीं है। राइट, तो हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग्स ने उस नेचर के गिफ्ट को जो है इतना ज्यादा यूज कर लिया अपनी ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कि उससे क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो गई। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis। यानी कि इस एक्सप्लॉयटेशन से क्या हुआ, ग्लोबली अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के आधार पर हम बात करें तो क्या क्या चीजें आ गई इसमें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो हमें यूवी प्रोटेक्शन देती है, वो क्या हो रही है, डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एंड लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। जो लैंड है जिसको हम यूज करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं लैंड के, वो क्या होते जा रहे हैं, वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। ओके, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है लाइफ की क्वालिटी जो है बनी रहे और विश्व में शांति भी बनी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
उसके लिए हमें इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से करना होगा। If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर इसी तरह से, अब सपोज करो आपके पास पानी का एक भर के पूरा पानी मिल गया आपको, और आपने क्या किया, उसको निकालना शुरू किया, निकालना शुरू किया, निकालना शुरू किया, और सिर्फ आप ही उसको निकालते जा रहे हो, बाकी जो 2-3 लोग और हैं आपके आसपास उनको नहीं मिला है उसका जो है एक्सेस, तो क्या होगा? वो तो लाइफ तो सबकी खतरे में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर इसी तरह का जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है कि कुछ लोगों के पास या कुछ डेवलप्ड कंट्री के पास ही रिसोर्सेज हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पूरे प्लेनेट का फ्यूचर जो है वो खतरे में आ जाएगा। ओके, और प्रॉब्लम्स क्या है, क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली आता है तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, डिजीजेस होंगे, तो वो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। ओके, एंड पॉइंट में इसीलिए समझाया जाता है क्योंकि हमें क्या लगता है जब हम बुक को ओपन करते हैं कि वो पैराग्राफ को देख के हमें लगता है ये क्या क्या दिया हुआ है, बट व्हेन वी डिवाइड इट इनटू पॉइंट्स, राइट, तो उससे क्या हो जाता है, वो एक इजी हो जाता है पढ़ने में। तो वही इस वीडियो में किया गया है कि आपकी एनसीईआरटी को सिर्फ पॉइंट फॉर्म्स में जो है दे दिया गया है, अदरवाइज इट इज ओनली योर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एंड एनसीईआरटी की हर एक लाइन में क्वेश्चन है, सो यू कांट स्किप दैट। ओके, अगर अच्छे से नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटीज मस्ट हैं। सो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग भी मस्ट है। ठीक है, रिसोर्स की प्लानिंग के बिना सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो हो ही नहीं सकती है। सो therefore resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life, and sustainable existence is a component of sustainable development. अब आप देख रहे हैं हम एक ही वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, वो है क्या, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें आप आज भी अपना काम करते रहो और फ्यूचर की नीड्स को भी जो है खराब मत करो। मतलब कि आप पानी को, अगर हम फॉर एग्जांपल, हम पानी का एग्जांपल सबसे ज्यादा लेते हैं कि पानी को हम देखकर इस्तेमाल करें, कि हम ये मत सोचें कि सिर्फ पानी हमारे लिए ही है, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उसको इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें, कि पानी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली जनरेशन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, सो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। क्या, कि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा है, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि फ्यूचर में जो है कमी ना हो जाए, फ्यूचर में जो है कमी ना हो जाए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कि जब हम प्रेजेंट की भी चीजों को पूरा करते चले और फ्यूचर की जनरेशन्स को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, राइट। और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब फ्यूचरिस्टिक जो है, अगर हम देखा जाए फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो है उन चीजों की कमी ना पड़े। ओके, तो उस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना या उस तरीके से डेवलपमेंट करना इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब उसके लिए क्या किया, अब जब ये चीजें हमें दिखने लगी कि हमारा प्लेनेट जो है वो आने वाले कुछ सालों में खतरे में हो सकता है, तो कंट्रीज ने मिलकर जो है समिट करना शुरू किया, इस पर बात करनी शुरू करी, और इस मुद्दे को जो है एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया, और धीरे धीरे करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, कुछ समिट्स हुए। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो आपको अब देखने हैं। तो ऐसा ही एक समिट हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है जहां पर यह समिट हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। रियो में आपके ओलंपिक भी हुए हैं, वो बिल्कुल वही जगह है। ओके, सो इन जून 1992, एंड रियो कहां पर है, ब्राजील में है। ठीक है,
सो इन जून 1992, तो 1992 जून में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स, क्या आपके 100 हेड ऑफ स्टेट्स कहाँ पर मिले? रियो में मिले फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कब हुआ था, कहाँ पे मिले थे, कितने लोग मिले थे, और या फिर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कौन सा था? तो वो क्या था? रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ओके, किस लिए था? वो इसीलिए था कि आपकी कितनी प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड और उसका फिर डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर कैसे कर सकते हैं। एंड देन जो असेंबल्ड लीडर्स थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया, और वो डिक्लेरेशन किस चीज पर था? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, एंड इससे फिर निकल कर आया एजेंडा 21। एजेंडा 21 इस रियो द जेनेरियो अर्थ समिट की ही देन है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए था? ताकि एजेंडा 21 मींस 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का एजेंडा, तो उसका नाम रखा गया एजेंडा 21। वो क्या था वो भी अभी देख लेते हैं। एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। वो डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन किया 1992 में, और वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNCED, और ये कहाँ पर हुई? रियो में, ब्राजील में। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुई ग्लोबली, एंड इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट। और किस किस चीजों को जो है इसमें इस पर बातें की गई, वो कौन कौन से टॉपिक्स थे? वो था इन्वायरमेंटल डैमेज, पावर्टी, गरीबी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि आपका सबका लोकल एजेंडा 21 भी होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं 21st सेंचुरी में टू मीट जो है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपकी जो भी गोल्स होंगे, जो भी आप करने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें होंगी, उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, तो उसी के थ्रू फिर क्या होना शुरू हुआ? अब रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, उस चीज को देख लिया गया और फिर उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू किया गया। ऑलराइट, प्लानिंग किसी भी चीज की क्या करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि इस चीज को हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे कैसे करनी है, तो उन सब चीजों की फिर डिटेल्स बनाई जाती हैं। सो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अच्छे से रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतना रिसोर्सेज है, तो उसमें हम किस तरह से प्लान करेंगे रिसोर्सेज को? ओके, अब हम अगर अपने भारत की बात करें तो किसी किसी राज्य में, किसी किसी स्टेट में देखते हैं हम बहुत सारी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, और कहीं कहीं देखते हैं बिल्कुल कम है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें हम अरुणाचल की, तो वहां पर वाटर रिसोर्सेज तो अबंडेंस है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे ही किसी किसी प्रदेश के पास एक चीज है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी के पास रिसोर्स है लेकिन उसके मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर क्या है? सोलर एंड वाइंड एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन वहां पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की, तो वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से बहुत अलग है। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन deficient in water, infrastructure and other minerals. So this calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. तो इससे क्या पता चलता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास एक चीज है, किसी के पास दो चीज नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमें बैलेंस्ड जो है अप्रोच यूज करनी पड़ती है, और किस किस लेवल पर करनी पड़ती है? नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उसके रीजन के लेवल पर,
और लोकल लेवल पर। ऑलराइट, सो बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। अब हम अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो किस तरीके से जो है ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है किन किन चीजों को। सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है स्टॉक है। इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक है, जो नंबर्स हैं, तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। अब हमने देख लेना है कि कहाँ पर जो है कितने कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लो, सबसे पहला काम। ऑलराइट, और इससे ये कैसे करेंगे, मैप के थ्रू करेंगे, सर्वे के थ्रू करेंगे, या वहां पर मेजरमेंट करेंगे या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे कि कितने रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं। राइट, उसके बाद वहां पर टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्किल के थ्रू, या फिर इंस्टीट्यूशन को डेवलप करके, सेटअप करके क्या क्या चीजें किस किस चीज में कमी है उन चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हमने एक रीजन की बात की और फिर हम वहां के रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को किससे मैच करेंगे, हमारा जो नेशनल प्लान होगा। ओके, इंडिया हैज मेड concerted concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5 year plans। अब हमारे FYPs होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है, सेकंड बनता है, थर्ड बनता है, ऐसे 5-5 साल के लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे किस किस एरिया में डेवलपमेंट करनी है। तो अगर बात की जाए तो इंडिया क्या कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमने जो है अपने रीजन जो है बना लिए हैं कि किस रीजन में इस बार ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, कहाँ पर किस फील्ड में ज़्यादा करना है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, तो वो सारी चीज़। तो अगर बात आती है कि इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब हमारे पास अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स हम सोचेंगे ना कि डेवलपमेंट तो होगा, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। अगर हमारे पास है भी हमारे पास रिसोर्सेज भी है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी नहीं हो पाएगी। और ऐसा ये सिर्फ बात नहीं की जा रही है, ऐसा रियलिटी में है भी कि कुछ केसेस में किसी रीजन में हम बात करें तो वहां पर जो है रिसोर्सेज भरमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रीजन है वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, अब आप बताइए कि कौन कौन से एरिया हैं कि वो जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन वो अभी भी बैकवर्ड रीजन है, और वो दूसरा जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए ना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या फिर आप इधर आ जाइए दिल्ली है, कि कौन कौन से एरिया को आप कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया है आपको, अब आप बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी बारे में कि तो अगर हम कॉलोनाइजेशन की बात करें, जब ब्रिटिश जो है रूल था यहाँ पर, तो वो रिवील करती है उसकी हिस्ट्री जो है कि दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, कि जो भी रिच रिसोर्सेज होते थे वही जो है बाहर के जो लोग आते थे उनको अट्रैक्ट करते थे। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of colonizing country that helped them to exploit resources। अब उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा थी तो वो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल थे और उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया उसको, और वहां पर क्या किया, सुप्रीमेसी जो है स्थापित कर ली। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली जब उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिल जाए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या करेंगे, आपको मैं सारी चीज दे दूं, आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो क्या फायदा है। तो इसी तरह से रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब पता है किसी को कि सोना रखा हुआ है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि सोना निकलेगा कैसे यहाँ से, तो हमें नहीं पता होता। अब खदानें हैं सोने की,
अब तो बात करें कि वो फिर स्टेट, अब हमारे पास जो है रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन बिहार जो है इकोनॉमिकली बड़ा बैकवर्ड है, स्टेट में माना जाता है, डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या वहां पर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, या वहां पर क्या चीजें ऐसी हैं जो बिहार को ऐसे ही जकड़े हुए है? सो इसी तरह से जो है चीजें होती हैं। सो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। Therefore, in India, development in general and the resource development in particular, कि particularly resource development और development तो फिर हो ही जाता है, does not only involve the availability of resources। जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो हम सिर्फ यही बात नहीं कर रहे हैं कि रिसोर्सेज होने चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, और लोगों के जो वहाँ के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उन सब को मिला के जो डेवलपमेंट होगा, दैट इज नोन एज रिसोर्स डेवलपमेंट इन दैट एरिया इन आवर इंडिया। ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप ऐसे ही जो है वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पार्ट 3 जल्दी ही आ जाएगा आपके पास। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को देखिए, एंड देन पार्ट 3 एंड 4 में हम चैप्टर फिनिश करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।